हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आपका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। आज हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों का जो ठीक है ना, ध्यान रखिए बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो कंटिन्यू चल रहे हैं उसमें। तो आज हम देख रहे हैं गुट निरपेक्ष जो आपके फर्स्ट पेपर में है, गुट निरपेक्षता के ऊपर है कि गुट निरपेक्षता क्या है, ठीक है ना, वो हम देख रहे हैं। और इसके बाद हम आज देखेंगे कि जो गुट निरपेक्षता है उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है वो है, आप ध्यान दें तो आप मेरे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से क्या हो कि आपको शायद और कोई अगर पर्सनल इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ठीक है। तो ये कॉलेज का चैनल है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका ऐसा कोई पर्सनल डाउट है किसी और सब्जेक्ट की वजह से, तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने कॉलेज के सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में है जो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मोस्ट और अदर क्लास के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इसके हम अर्थ की अगर बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दिमाग में, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो शीत युद्ध के दौर में क्या हुआ कि जो विश्व है वो दो गुट में बट गया। एक गुट तो था यूएसए का और दूसरा गुट था यूएसएसआर का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो इस तरह से दो गुट बन गए। इन दो गुटों के मध्य उस दौरान, यानी जो शीतकाल का दौर है वो है 1945-46 से लेकर 1991 का दौर। इस समय का जो तनाव था, जो घटना थी, इससे क्या हुआ कि जो कुछ नए देश इस समय जैसे भारत भी आज़ाद हुआ, तो ऐसे कोई नए देश जो हुए, अब उनके ऊपर तनाव आ गया कि वो किस गुट में जाए, क्योंकि हर कोई इनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। और इस तरह से ये भी नए देश थे, इनके पास इतना आना तो आर्थिक सामाजिक कोई विकास नहीं था। इस वजह से इन्हें इन गुट में न जाकर एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी जहाँ पर वो स्वतंत्र रह सके। तो इस तरह से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, जिसके द्वारा इन नए नवीन राष्ट्रों को, जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र, इसको एक व्यवस्थित जगह, मुकाम और इनके भय और तनाव से उन्हें दूर रखा गया। तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि विश्व के किसी भी ऐसे गुट से न जुड़ना, नोट कर लीजिएगा, विश्व के किसी ऐसे गुट से न जुड़ना जिसका स्वरूप सैनिक हो। जैसे इस समय क्या था कि इसने गुट बनाया था जिसका नाम था नाटो, इसने बनाया जिसका नाम था वारसा, ठीक है, या हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं वारसा गुट। तो उस समय ये व्यवस्था चल रही थी, कोई इस गुट में जुड़ रहा था, कोई इस गुट में जुड़ रहा था, दोनों का सैनिक गुट था। लेकिन जब सैनिक गुट होता था तो तनाव भी होता, लड़ाई भी होती और विश्व युद्ध की घटना भी हो सकती है। तो सैनिक गुट में न जुड़कर, मेरा जो परिभाषा बोल रहा हूँ वो नोट कर दीजिएगा कि विश्व के किसी भी ऐसे गुट से न जुड़ना जिसका संबंध सैनिक गुट से हो, तो उसको दूर रखने के लिए जो एक नया व्यवस्था बनती है वो गुट निरपेक्ष होता है। तो गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि विश्व के किसी भी ऐसे गुट देश से जो नाता न जोड़ना जिसका स्वरूप सैनिक हो। तो इस तरह से अस्तित्व में आता है गुट निरपेक्षता। तो यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट विचारधारा थी। तो क्या वर्तमान में भी ये इम्पोर्टेंट है? वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये अपना इम्पोर्टेंट समझने वाला है। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, वो ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में बताइए। ठीक है ना, वर्तमान क्या प्रासंगिकता है गुट निरपेक्षता की। तो ध्यान रखिए, जैसे अभी शुरुआत में मैंने बात करी, ये जो गुट निरपेक्ष व्यवस्था थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। गुट निरपेक्ष जो व्यवस्था है वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस वजह से वर्तमान में गुट निरपेक्ष के अंतर्गत जुड़े हुए 120 देश है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन क्या ये आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो पहले गुट निरपेक्ष बना उस समय थी? क्योंकि वर्तमान में गुट निरपेक्ष का अस्तित्व कम नज़र आ सकता है क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी प्रासंगिकता का जब प्रश्न आता है कि क्या ये आज भी उतना ही वैल्यूबल है, तो इसको लेकर मैं कुछ चीज़ें आपको एक बुक से बताना चाहूँगा कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुट निरपेक्ष के दायरे में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न गुटों में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, औपनिवेशवाद के अंत और परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना, इस तरह के महत्वपूर्ण कामों में इसने योगदान दिया है। ठीक है, यानी आज अगर कहें तो गुट निरपेक्ष भले ही शीत युद्ध के दौर में एक अलग रोल था, लेकिन वर्तमान में इसने अपना दौर अलग बना दिया है। वर्तमान में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ये जो गुट निरपेक्ष बना उसमें जो देश हैं
वे आज भी ऐसे हैं जिनको एक समर्थन सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसे वो प्लेटफॉर्म दिलाने का काम गुटनिरपेक्ष कर रहा है। जैसे आपको एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया था फरवरी 1992 में कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इस आंदोलन को अब क्यों आगे ले जाया जाए जबकि सोवियत संघ तो खत्म हो गया है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान समस्याएं काफ़ी जटिल होती जा रही है, इसलिए गुटनिरपेक्ष को अपने अस्तित्व को बनाए रखना जरूरी है। तो इसने अपने विचारों में नया परिवर्तन किया और नाम 2.0 अस्तित्व में आया, ठीक है ना। ये इसका गुटनिरपेक्ष का इंग्लिश वर्जन होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसका एक उपलब्धि तो ये है कि इसने तीसरे विश्व युद्ध होने से रोका, लेकिन वर्तमान में इसकी उपलब्धियों को अगर देखें ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों जरूरी है, तो इसको लेकर मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जिस वजह से आपको समझ में आएगा कि गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता वर्तमान में भी मौजूद है, ये अस्तित्व में है। जैसे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग, यानी वर्तमान में जो अमेरिका था, अमेरिका ही विश्व में एक खतरनाक शक्तिशाली देश बन गया है, तो इस तरह से हमें उनको चुनौती देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है, और ये मंच हमें गुटनिरपेक्ष व्यवस्था के द्वारा मिल सकता है। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष ये रोल निभा रहा है, एक व्यवस्था को मैनेजमेंट करने की निभा रहा है। दूसरा आणविक निशस्त्रीकरण। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव, यानी ये ध्यान रखिए कि गुटनिरपेक्ष ने विश्व युद्ध को विचारों की लड़ाई से, हथियारों की लड़ाई होने से रोका है। क्यों? क्योंकि इसने ये दबाव बनाया था और वर्तमान में भी ये परमाणु हथियारों को कम करने पर ये जोर दे रहा है। आणविक निशस्त्रीकरण, तो गुटनिरपेक्ष और इसके जुड़े हुए देश है, ये विश्व में एक दबाव बनाए रखे हैं कि गुटनिरपेक्ष के द्वारा ये एक और प्रयास किया जा रहा है कि परमाणु हथियार और हथियारों की जो होड़ है इसको कम किया जाए, यानी निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों का धीरे धीरे कम करना। तो इसके लिए दबाव बना रहा है और इसका इस प्रासंगिकता को बताता है कि ये एक होने की वजह से ही, गुटनिरपेक्ष होने की वजह से ही आणविक निशस्त्रीकरण का दबाव बना हुआ है। तीसरा देखिए, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन, यानी ज़्यादातर आपको ध्यान होगा तो ये जो है अस्तित्व में इसलिए क्योंकि साउथ जो एशिया है उसके देश ज़्यादा इसके मेंबर हैं। इस तरह से ये अपने सदस्य देशों में सहयोग की भावना बढ़ाता है ताकि वो एक साथ अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास कर सके, उन अपने देशों में समर्थन और सहयोग की भावना रहे। तो इस तरह का जो मंच है वो ये दिलाता है ताकि विश्व के जो इस इलाके के जो देश हैं वो अपनी समस्याओं को एक जगह आकर कह सके, उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। इस तरह से इसका ये वर्तमान रोल इतनी महत्वपूर्ण है, इसकी प्रासंगिकता को ये बताता है। नेक्स्ट बात करें, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था किसके अंतर्गत है? अमेरिकी दादागिरी का विरोध। अब देख लीजिए, शीत युद्ध का जो दौर था, ठीक है ना, उस समय रूस और अमेरिका आमने सामने थे, यानी सोवियत संघ। तो उस समय अमेरिका जैसी ताकत को सोवियत संघ संघर्ष दे रहा था, लेकिन वो पतन हो गया। अब अमेरिका धीरे धीरे वर्ल्ड की राजनीति में टॉप पर है और विश्व को अपने अंतर्गत अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है या अपने अकॉर्डिंग नचाता है या अपने हित के लिए वह दूसरों का यूज करता है। तो इस तरह से एक ध्रुवीय विश्व में जो अमेरिका शक्तिशाली है उसकी दादागिरी को कौन कंट्रोल में करेगा या उसका कौन चैलेंज करेगा, उसको कौन रोकेगा। तो इस तरह से यही एक ऐसा देश है जिसमें इतने मेंबर जुड़े हुए हैं और यह अमेरिका की जो एक ध्रुवीय दादागिरी है उसको रोकने में काफ़ी हद तक काम कर रहा है। और जो अमेरिका है वो भी ध्यान रखता है कि हमें कुछ चीज़ों से बच के रहना है, जैसे नाम यानी गुटनिरपेक्ष जैसी व्यवस्थाओं से। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, पांचवा है विकसित एवं
अल्प विकसित के लिए साझा मंच तैयार करना, यानी विश्व के जो ये मंच है उनमें विकसित और अविकसित दोनों देश के गुट निरपेक्षता के साथ, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का ये योगदान दे रहा है कि भाई जो विकसित देश है वह अविकसित देशों का सहयोग करे। इस तरह से ये नाम के यानी जो गुट निरपेक्षता के जो मेंबर है वो एक साथ बढ़े और विकास में सहयोग करे। इस तरह से ये वर्तमान कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता को बनाते हैं, क्योंकि ये वर्तमान परिस्थिति में इनके देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और साथ ही साथ तकनीकी जानकारी साझा करने में योगदान देना है, जानकारी साझा करने में योगदान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश के हित समूह और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे देश भी है जो अभी भी नए आज़ाद हुए और वे सक्षम नहीं है, तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल की ज़रूरत और एक समर्थन की ज़रूरत होती है, तो वे गुट निरपेक्षता के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर देखें तो वर्तमान गुट निरपेक्षता है उसकी प्रासंगिकता आज भी है, आज भी भले शीत युद्ध खत्म हो गया हो लेकिन आज ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने में काफ़ी योगदान दे रही है और आज इसने और अपने कार्य को या विशालता को बढ़ा दिया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके अलावा कंटिन्यू और एडवांस क्लास के लिए आप खुद मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, जहाँ पर आपको एक साथ पॉलिटिकल की सभी क्लासें मिल जाती है और कॉलेज की एक एडवांस अपडेट के लिए कि भाई कब रिजल्ट आने वाला है, कैसे लिखना है, या क्या कोई टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं, या और भी कोई ऐसी कॉलेज की इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे। तो अब बात ये करते हैं कि अब कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आया है तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और उसका रिप्लाई आपको जल्द ही मिलने का प्रयास किया जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि दोबारा हम जल्दी आपसे मिलें इसी तरह से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू।